जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इसलिए क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को जब कंपाइल करके मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये चैप्टर नंबर 15 है, जबकि न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो 2023-24 का एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर के टोटल 18 चैप्टर हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ कम चैप्टर थे, इसलिए मैंने दोनों को कंपाइल करके लेके चला है। तो आज का वीडियो कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं से संबंधित है, यानी कि जो प्राकृतिक घटनाओं जिसमें हम विद्युत और कुछ त्वरित चालक भूकंप ये सभी के बारे में जानेंगे। आज की भी चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको एग्ज़ाम के लिए जानना चाहिए और आप जानेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ यूं ही। और आपको बता दूं कि हमारा क्लास 6 और क्लास 7 का पूरी तरह से वीडियो अपलोड कर दी गई है साइंस का, जो क्रमागत रूप से एनसीईआरटी साइंस सीरीज के पीडीएफ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान फॉर एग्ज़ाम आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं, तो जिसके बारे में इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटना, एक हम पढ़ेंगे त्वरित और दूसरा भूकंप, इन्हीं दो पर हमारा आज का क्लास होगा। तो बस कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको कभी कभी याद रखना है। तो त्वरित की बात करें तो त्वरित आपने कभी देखा होगा, बारिश वगैरह जब होता है तो आसमान से गिरती है, तो कहता है त्वरित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद कहता है कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से त्वरित पैदा होता है, ये याद रखें। अब आप कहेंगे कि सर ये बीच में तो आपने कुछ नहीं बताया कि ये क्या है नहीं है, तो ये सभी क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए हमारे पढ़ाने का तरीका। एनसीईआरटी को पहले मैं पीडीएफ खुद पढ़ता हूँ, इस तरह से हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद आपके लिए कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। तो बस आपको वही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वही देखना है जो पीडीएफ में हाईलाइट किया हुआ है। आइए अब कह रहे चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी जानते थे, तो कहता है 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर क्या है, एक प्रकार की राल है। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता ये राल क्या है, बस आप इतना याद रख लो कि एम्बर जो है एक प्रकार का राल है। तो कह रहा है एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ये कौन कह रहा है? यूनानी लोग कह रहे हैं। 600 ईस्वी पूर्व से पहले के प्राचीन यूनानी लोग जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुएं को आकर्षिट कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। आपको ये महसूस होता। सही में मेरा भी एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट में भी ऐसा ही होता। मैं बहुत बार सोचता था कि ये क्या चट करता रहता है, समझ में नहीं आता। मैं बहुत बार तो टी शर्ट को ना खोल के निकाल के 2 बार 3 बार झाड़ के देखता, पहनता, हमेशा पहनूँ वो ऐसा ही करे। फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा इसमें जो है ना पॉलिस्टर है, वो पूरी तरह से प्योर पॉलिस्टर है। तो वो ना उसमें ना जो थोड़ी बहुत जगह पे खास करके बाजू के आसपास में जहाँ से वो दबता है ना, वहाँ पर वो थोड़ा सा चट की आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, तो ये कह रहा सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि त्वरित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 200 वर्ष लगे। यानी कि त्वरित के बारे में किसने सबसे पहले बताया? तो 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। बस इतना याद रखना है। अब बूझो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। तो कहता है कि वैज्ञानिक खोजे बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होता है, पहली बता रही है। कह रहा है अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आकाश में त्वरित से किस प्रकार संबंधित है। आइए जानते हैं। क्रियाकलाप है, आपका पॉइंट है कि रगड़ द्वारा आवेशन प्राप्त करना है, लेकिन क्रियाकलाप है तो क्रियाकलाप आपको करने नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। इतना याद रखेंगे और कुछ नहीं, कि रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं।
अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ यहाँ पे कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश सर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इन वस्तुओं को विद्युत आवेशित वस्तुओं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आपने प्रयोग भी किया होगा, अगर नहीं विश्वास है तो आप कंघी ले लो, पेन ले लो और आप उसको अपने बाल में रगड़ो। उसके बाद छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े करके उसको आप उठाने का प्रयास करो, वो उठना शुरू हो जाता है, यानी कि आवेश प्राप्त कर लेता है। आइए अब हम आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। तो यहाँ अब आप प्रयास कर सकते हैं। सारणी 11.2 में रिफिल है, कह रहा पदार्थ जिससे रगड़ा जाए। रिफिल को आप पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र में रगड़ेंगे तो कह रहा कागज़ के टुकड़ों का आकर्षित करता है या नहीं करता, आवेशित या आवेशित है नहीं है, वो आपको भरना है। तो कह रहा है यहाँ पर तो कागज़ के टुकड़ा को आवेशित कर लेगा तो आवेशित हो जाएगा। गुब्बारा, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल। गुब्बारा, रबर तथा स्टील का चम्मच, ये सभी का आप प्रयोग कीजिए और बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता आवेशों के प्रकार तथा इसकी अन्योन्य क्रिया, इसके लिए भी क्रियाकलाप आपको किया गया है। तो बस इतना याद रखना है यहाँ से कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब विपरीत कर देता है, एक दूसरे के विपरीत भागता है। मैंने चुंबकत्व में भी पढ़ाया है आपको, ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, बस इतना याद रखें। फिर कह रहा है समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण का। उसके बाद कह रहा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बस यही इतना याद रखना है। हाँ, तो ये कह रहा है आइए प्रेक्षणों का सारांश करें, मतलब ये जो क्रियाकलाप की गई इस क्रियाकलाप में क्या क्या निकल के आया। तो कह रहा है कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, मतलब एक दूसरे को अलग कर दिया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, यानी कि अलग अलग आवेश था, प्रतिकर्षित किया। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया, ये भी किया। तो क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार चुंबकत्व में इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले अध्याय में। करें मान्यता के अनुसार, ये याद रखेंगे, मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ये दोनों शब्द याद रखेंगे पॉइंट। रेशम और कांच को रगड़ने पर जो है धन आवेश उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए तो आवेशित प्लास्टिक का स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण हो जाता है, यानी कि कांच की छड़ और पॉलीथीन में भी आवेश पाए जाते हैं। क्या? कांच की छड़ और पॉलीथीन में भी आवेश पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि आपने यहाँ पर देखा था एक बैलून वाला, तो बैलून में भी आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। बैलून और रिफिल के बीच में भी आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। अब कर आपके विचार में प्लास्टिक का स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक का स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए सही है। प्लास्टिक का स्ट्रॉ पर कैसा आवेश रहता है? ऋण आवेश। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती। जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा बनेगा। लेकिन कह रहा है कि रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक मतलब स्थिर होते हैं, वे स्वयं से गति नहीं करता है। आप कक्षा 6 में ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब वहाँ भी आपने पढ़ा था, 6 में भी, 7 में भी पढ़ा, अब 8 में भी पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। मतलब परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो जो बल्ब को जलाता है वो किसके कारण? तो आवेश के प्रवाहित होने के कारण। अब हमारा पॉइंट है आवेशों का स्थानांतरण, इसको जानने। तो आवेश का स्थानांतरण के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये क्रियाकलाप थी। क्रियाकलाप में आप सरल विद्युतदर्शी देख सकते हैं। आपको यहाँ जानना है, एक पॉइंट ये याद रख लेंगे कि याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है।
समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि समान आवेश वाले एक दूसरे को क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मैंने नीतीश कुमार जी का एग्जाम्पल भी आपको बताया था पिछले क्लास में। कहता है कि समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। क्या है कि इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। बस और कुछ नहीं। इसका आज का जो क्लास है इसमें ना बस इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे। फिर कह रहा है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है। आपने देखा होगा भवन पे ऐसे त्रिशूल लगाया रहता है। पहले हम लोग समझते थे कि ये शंकर जी का भक्त है, बाद में पता चला कि ये तो शंकर जी नहीं, शंकर जी के महाविनाश से बचने के लिए लगाया जाता है ना। अब हम जानेंगे तड़ित की कहानी। तड़ित की कहानी कैसे है तो आइए यहाँ जानते हैं। तड़ित की कहानी थोड़ी लंबी है। कह रहा आवेश के संचयन से तड़ित का होना, यानी कि आवेश के संचयन होने के कारण तड़ित चलता है। कैसे चलता है वो जान लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है। ये याद रखना लाइन को कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है। वायु की धारा कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। हवा जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है और जल जो है नीचे की ओर आता है। इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज एकत्र हो जाता है तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित होता है। ऋणावेश बादल के निचले किनारे पर और धनावेश बादल के ऊपरी किनारे पर। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। ध्यान रखेंगे, धरती के आसपास में भी धन आवेश होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, वायु क्या है? विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है और ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये कहना चाहा, यहाँ पर आप इस पिक्चर से समझ लो कि ये दो बादल है। बादल में ऊपर वाली जो परत है ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, नीचे वाली जो परत है ये निगेटिव चार्ज रखा है, नीचे वाली निगेटिव चार्ज रखा है। धरती में जो हवाएं हैं वो हवाएं पॉजिटिव चार्ज रखता है, धनात्मक चार्ज रखता है। और लेकिन हम जानते हैं कि बीच में जो हवा होती है वो विद्युत का ऋणात्मक होती है, मतलब विद्युत हवा से प्रवाहित नहीं होता। लेकिन विद्युत की भी एक क्षमता है, हवा की भी एक क्षमता है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज को रोकने की। जब ऊपर से यानी कि बादल का निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और पृथ्वी की हवाओं का भी जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो ये एक हवा को पार करके ऊपर नीचे चला जाता है। और इस प्रकार आप क्या जानते हैं कि विद्युत धारा यानी कि एक चमकीली लकीरें दिखाई देती है और इस चमकीली लकीरें को हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश आपस में मिल जाता है, ये ध्यान देंगे। ये जो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ये दोनों एक दूसरे से मिल जाता है और जब ये दोनों मिल जाएगा तभी तो आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। करें विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पहले लोग डरते थे कि भगवान का प्रकोप है, ऐसा वैसा। तड़ित से सुरक्षा आप कर सकते हैं। गर्जना सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत जाएं। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। ये सभी आप सुरक्षित स्थान का पता लगाना है, बाहर कैसे घूमना है, नहीं घूमना है।
यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए और कुछ नहीं, बाकी ये सभी आपको करना है बाहर खुले में। जैसे कह रहा है तड़ी झंझा के समय क्या करें क्या ना करें, तो कह रहा है बाहर खुले में खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीन, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों की रणस्थल, उच्च स्थान तड़ित से सुरक्षित नहीं करते। तड़ी झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, मतलब ये सभी नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें, ज़मीन पर न लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठे, अपने हाथों को घुटने पर तथा सिरे को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से, न ज़रूरत है तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है घर के भीतर रहें तो आप क्या करें, तो कह रहा है तड़ित टेलीफोन के तार, विद्युत तार धातु के पाइप पर आघात कर सकती है। कहता है क्या आपको याद है तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। कह रहा तड़ी झंझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। बाकी ये सभी टीवी, कूलर, फ्रिज ये सभी को आप प्रयोग करना बंद कर दे कुछ समय के लिए, ये वो आपके काम का नहीं था इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दिया। अब आइए तड़ित चालक। तड़ित चालक आपने देखा होगा, वही जो मैंने त्रिशूल वाला बताया वही है, कुछ नहीं है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भावनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। इसमें ध्यान रखेंगे कि बस क्या रहेगा, एक धातु की छड़ रहेगा, ठीक है, और उसका जो है वो एक तार होता है, उसमें वो ज़मीन के काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि धातु की छड़ विद्युत आवेश के ज़मीन पर पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा संपर्क इससे न करें। मतलब ये आपके काम का नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा उस पर हाईलाइट भी नहीं किया। ये देख लो तड़ित चालक यहाँ लगा हुआ है और ये उसी में लगाया जाता है जो पिलर होता है ना, पिलर में जो सबसे नीचे से हम रॉड डालते हैं उसी वाले में एक लगा दिया जाता है ताकि वो तार भी जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये हो गया, तांबे की प्लेट नीचे लगा हुआ है। आइए अब हम जानेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में कहता है यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है, अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। अब मौसम विज्ञानी सब जानेंगे। कहता है तथापि यह ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम सभी तक भी विकसित नहीं कर पाई, यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। यहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। ये वाला अक्सर पूछा जाता है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को आया था और 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार में आया था। अच्छा, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि 8 अक्टूबर को हम कोई दिवस मनाते हैं, आप बता सकते हैं 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी तो सबको पता है, 26 जनवरी अमर रहे कुल्हे जलेबिया हमर रहे, कहावत सुने हैं हम लोग। 26 जनवरी जो झंडा वाला दिन होता था ना, तो रात में सुबह सुबह जब प्रभात फेरी निकालते थे तो ऐसे ही करते थे, थाली पीटते थे और कहते थे 26 जनवरी अमर रहे कुल्हे जलेबिया हमर रहे है ना। तो बस आपको ये बताना, हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि 8 अक्टूबर को कुछ मनाया जाता है, तो आप बताइएगा। आइए अब कह रहा है कि भूकंप क्या होता है वो जानिए। तो कहता है भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। ये कश्मीर का भूकंप का दृश्य है। आइए अभी जो इस पेज में जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो देखिए कह रहे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। तो ये याद रखना है, हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को आया था। क्रियाकलाप है, कह रहा है कि संसार का एक ऐसा मानचित्र लीजिए, भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता जानकारी जुटाइए, आपके काम का नहीं है।
बस ये भारत में किसको प्रभावित किया था 2004 वाला, तो पूर्वी तट और अंडमान निकोबार द्वीप को प्रभावित किया था, बस इतना याद रखिए। अब भूकंप का कारण क्या है, तो ये कह रहा है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है, मतलब ये मिथ्य था, पहले के लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन कहता है कि प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझो की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो आप यहाँ जानेंगे। कहता है भूकंप के अंदर पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा नज़र दौड़ाएंगे। कह रहा है हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूप्रपट्टी कहते हैं। क्या कह रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की गहराई में जब गड़बड़ी होता है तो वो भूप्रपट्टी यानी कि पृथ्वी का परत कहलाता है। ये क्षेत्र को आप देख लो, बहुत बार ये पूछा जाता है। पृथ्वी की संरचना है ये, इसमें कौन कौन सी होती है, सबसे बाहरी वाली पट्टी भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी के नीचे होता है प्रवार, प्रवार के नीचे होता है बाह्य कोड और बाह्य कोड के नीचे ये होता है आंतरिक कोड। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है, इसको कभी कभी क्रमागत रूप से लगा दिया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग से है अंदर से बाहर की ओर कौन कौन से क्रम हैं, तो पहले आंतरिक क्रोड, फिर बाह्य क्रोड, फिर प्रवार, फिर भूप्रपट्टी। ठीक है, या फिर बाहर से अंदर की ओर पूछ देगा तो भूप्रपट्टी, फिर प्रवार, फिर बाह्य कोड, फिर आंतरिक कोड। कहता है पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भूकंप के रूप में दिखाई देता है। क्या कारण हो सकता है, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रगड़ खाता है, तो ये पृथ्वी की प्लेट की गतियाँ हैं। ठीक है, ये देख लो आप यहाँ पे, जैसे ये वाली जो आप प्लेट देख रहे हैं, हमारा जो इंडिया है ना, पहले यहाँ हुआ करता था, यहाँ से टकरा के ये यहाँ आ गया है। तो देखिए ये ऊपर वाला यूरेशियन प्लेट कहलाता है, ये अरेबियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है। ये तीन प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये सभी पहले एक साथ हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे टूट करके अलग होता गया है। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कह रहा है यदि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, या तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। पहली करिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकती है। हाँ, होता है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड, ध्यान देंगे, ज्वालामुखी के फटने अथवा उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न होता है भूकंप। ठीक है, करे परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। ध्यान रखें, ज्वालामुखी के फटने से, उल्कापिंड के गिरने से भी आ सकता है भूकंप मतलब पृथ्वी में स्पंदन हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल भूकंप जो होता है वो प्लेट के गति के कारण होता है। कह रहा है कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, यानी पतली क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में कौन कौन से क्षेत्र है, तो कह रहा है भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र में कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम, मेघालय, ये सभी, कच्छ का रण जो गुजरात में है, राजस्थान और सिंधु गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो भारत के संभावित भूकंप क्षेत्र को आप डायरेक्टली ये शब्द याद रख लीजिएगा। कौन कौन से राज्य, कश्मीर, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान, सिंधु गंगा के मैदान और दक्षिण के कुछ भाग। ये चित्र है, यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, फिर हिमालयन पठार। अब यहाँ से आप देख सकते हो भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी के प्लेटों की गतियाँ। ये गंगा मैदान है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये माउंट एवरेस्ट यहाँ चला गया, इंडियन प्लेट ऊपर चढ़ रहा है, इस तरह से।
करे किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। बहुत बार ये सवाल आपने देखा होगा कि भूकंप को किससे मापते हैं, रिएक्टर से। करे अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भूकंप तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों को 7.5 से अधिक था। भुज में कब आया था, 2001 में। भुज वाला आया था 2001 में, कश्मीर वाला आया था 8 अक्टूबर 2005 को, और कब आया था, 8 अक्टूबर है ना 2005, और ये आया था 26 जनवरी 2001। उसके बाद एक 2004 में हिंद महासागर में आया था, है ना। तो ये था 7.5 से अधिक। कभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, कहाँ पे था, सीरिया में ना, तुर्की और सीरिया में, हाँ तुर्की और सीरिया में करीब 8 का भूकंप आया था। इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन भी चलाया था, शायद ऑपरेशन दोस्त, सही बोले ना, भारत सरकार की जो ऑपरेशन थी, ऑपरेशन दोस्त। कंफर्म कर दीजिएगा हमको सही है या गलत। भारत सीरिया और तुर्की में भूकंप को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा चलाया था, वो आप बता दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ समझिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए ये वाली पॉइंट को बॉक्स में जो है कह रहा है, इसको ज़्यादा जूम नहीं कर सकते लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। क्या है, भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक भूकंप लेखी उपकरण द्वारा भूकंपी तरंग को ज्ञात किया जाता है। कह रहा है यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान यंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र 12-14 में दिखाया गया है, वे भूकंप की क्षति पहुँचा सकने की अक्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। 12-14 भूकंप कौन सा है, 12.13 और 12.14, ये है भूकंप का चित्र। और ये है आपका वो क्या बोलते हैं, जो कंपायमान, ये जो भूकंप लेखी मात्रक है, मापक, वो है ये लगा हुआ, ये वाली, ठीक है। और ये है भूकंप का चित्र जिसमें आप देख सकते हैं, ये है आपका मेन पॉइंट, फिर ये फोकस हो गया, ये पृथ्वी का पृष्ठ है, ये अधिकेंद्र है, और ये भूकंपी तरंग यहाँ वहाँ चल रहा है। ये वाली जो है भूकंपी तरंग है, ये वाली फोकस बिंदु है, ये अधिकेंद्र है, यानी कि यहाँ से ये भूकंप उठा है, और ये पृथ्वी का पृष्ठ है। अब आइए, करें विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण। डेसिबल से हम क्या मापते हैं, ध्वनि वाला, है ना। तो कह रहा है डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। क्या है कि परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। तो याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को डायरेक्ट ही कि रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इनका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक होती है। वास्तव में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुना अधिक विनाशी, यानी कि 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होगा। अब आता है भूकंप का बचाव। तो इसको आप चाहें तो वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं कुछ सेकंड रोक दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये आपके काम का ऐसा था नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया। और अगर आपको पढ़ना है तो आप, मैं ऐसे रोक दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, तो आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये किए याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है सवाल, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रुड़की में है, ठीक है।
उसके बाद ये होता है समाप्त। ठीक है, तो आइए अब हम आपसे शेयर करेंगे कि प्रमुख शब्द कौन कौन सी, आपने क्या सीखा, और साथ ही साथ लास्ट में हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव इसके करेंगे। तो बस यूं ही बने रहिए। वीडियो पसंद आया है शेयर कीजिए और लोगों तक, खास करके बीपीएससी टीचर वालों के पास इसको ज़रूर पहुंचाइए। तो देखते हैं प्रमुख शब्द आपने क्या क्या जाना। भूप्रपट्टी, पृथ्वी का जो होता है भाग। विसर्जन, पृथ्वी की प्लेट। भूकंप, पृथ्वी की प्लेट की गति के कारण भूकंप आता है। विद्युदर्शी, तड़ित जाना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया। तड़ित चालक जाना। ऋणावेश, धनावेश, रिएक्टर पैमाना से हम भूकंप मापते हैं। भूकंप लेखी, इससे भी हम भूकंप को पता कर सकते हैं। गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश हस्तांतरण, सुनामी और भूस्पंदन जाना। अब आपने क्या सीखा वो भी जान लेते हैं। तो कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन तथा ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कन कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा अन्य विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकता है। हम भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए हमें। हाँ, तो ये हुआ समाप्त। अब आते हैं अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस। तो कह रहा है प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए, प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र। ये तो बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का। प्लास्टिक का पैमाने को हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। दूसरा है, जब कांच की छड़ को, ध्यान दीजिएगा ये सवाल पूछा हुआ है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से लगाते हैं तो छड़ क्या होगा। कांच की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो छड़ तथा कपड़ा दोनों आवेश अर्जित करता है। छड़ धनावेशित हो जाता था, कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। छड़ ऋणावेशित हो जाता तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। यहाँ कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से छड़ धनावेशित और कपड़ा ऋणावेशित, इसको देख लीजिएगा, मुझे तो यही लग रहा है। अगर कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा। अब ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा मतलब क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लगाइए। कह रहा है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा है कि आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक का स्ट्रॉ को आकर्षित करते हैं। हाँ, कर लेंगे, दोनों अगर आवेशित रहेगा तो कर लेगा। यदि तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो क्या दे सकते इसको। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। कर तो सकता है, कर सकता है, यस। नहीं कर सकता, नहीं, फॉल्स ही हो जाएगा क्योंकि नहीं शब्द जोड़ दिया है तो गलत हो जाएगा। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं शब्द लगा है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ठीक है, बाकी अगर किसी सवाल में डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार दूंगा या सुधार करवा दूंगा। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पर एक सवाल आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। 10 नंबर सवाल कर रहा है, भारत के उन 3 राज्यों या प्रदेशों की सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित होते हैं। अभी ऊपर में हमने पढ़ाया था गुजरात का कच्छ का रण, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर पूर्व का मतलब मेघालय का क्षेत्र है ना, सिंधु गंगा का क्षेत्र, ये सभी। तो आप कमेंट में बताइएगा ये 3 राज्य। और उसके बाद तो यहाँ पर कुछ है नहीं, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है समाप्त। यानी कि आज आपने पढ़ लिया कौन सी, चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा सिर्फ
3 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर हैं? 18 हैं। 16, 17, 18 भी आपको जल्द मिल जाएगा। PDF हाईलाइट करने का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हाईलाइट करने का काम क्लास 9 में चल रहा है। तो बस अगले 2 से 4 दिन, इस महीने का लास्ट तक आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, विश्वास रखिए, हम सभी आपका कंप्लीट कराएंगे। 10th तक तो आपको पूरी तरह से करा ही देंगे हम। ठीक है, ताकि आप कभी भी YouTube पे सर्च मारें तो हमें आप पा सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।